हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज के इस संडे सेशन में हम फिटर टेट के कुछ कॉमन क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। आज की यह जो क्लास है आपकी रिवीजन क्लास होने वाली है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का डिटेल्स नहीं करेंगे। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन से अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो मैं आपको ज़रूर बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी और किसी एक या दो क्वेश्चन को देख करके आप अपने आप को या हमें ये ना जज करिएगा कि इस वीडियो का जो लेवल है वो काफ़ी लो है या इस वीडियो का जो लेवल है ये काफ़ी हाई है। ठीक है, आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चंस कैसे लगे आप हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है 5S सिस्टम में दूसरे एस का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 5S होता क्या है। ठीक है, तो 5S की उत्पत्ति जो है जापान से हुई है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 5S की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस देश से हुई है। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, 5S में जापानी टर्म्स होते हैं। ठीक है, इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करके अलग तरीके से अपने हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि जापानी जो टर्म्स होते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका जापानी टर्म्स है सेरी, सीटोन, सीसो, सीकेट्सु और सीट्सुके। ये आपके जापानी टर्म्स होते हैं, जबकि इंग्लिश में हम इंडियन इसे कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। तो इसमें सेकेंड एस का मतलब होता है शॉर्ट। ठीक है, फर्स्ट वर्स का मतलब होता है शॉर्ट सेट। ठीक है, तो सेट इन मतलब का मतलब हो गया कि सेट इन ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेट इन ऑर्डर। 5S सिस्टम में दूसरा इसका मतलब होता है सेट इन ऑर्डर। ठीक है, ऐसे हमारा इंडियन टर्म्स होता है शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। तो ये 5S होते हैं जिनका अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्टिव फायर प्रोटेक्शन डिवाइस क्या है। तो ये एक प्रकार की फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसका प्रयोग हम फायर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन एक नॉर्मल पूछा जाता है कि फायर एक्सटिंग्विशर का आकार कैसा होता है। तो याद रखिएगा कि फायर एक्सटिंग्विशर का आकार जो होता है शंकुआकार होता है। ठीक है, यानी कि शंकु के आकार का होता है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर आपके अलग अलग प्रकार के आग के लिए अलग अलग प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि एक आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछता है कि कार्बोनेशियस फायर को बुझाने के लिए हम किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि कार्बोनेशियस फायर को बुझाने के लिए हम सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। कार्बोनेशियस फायर उनसे कहते हैं जो आग लकड़ी, कपड़ा, कोयला इन पदार्थों से लगती है। ठीक है, और इन्हें बुझाने के लिए हम सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही जो आग तेलीय पदार्थों से लगती है उसे बुझाने के लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। और तेलीय पदार्थों से लगी हुई आग को हम बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारा एग्जाम पूछता है तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, वैसे ही आपकी विभिन्न प्रकार की आगों को बुझाने के लिए विभिन्न प्रकार के एक्सटिंग्विशर भी प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम सारे क्वेश्चंस को एक ही साथ में डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विभिन्न पदार्थों से लगने वाली आग को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो अलग अलग मटेरियल से लगी हुई आग होती है उनको अलग अलग जो है वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि हम आपको पहले बताया कि जो लकड़ी, कोयला, कपड़ा इन सभी पदार्थों से लगी हुई आग होती है उन्हें हम कार्बोनेशियस फायर कहते हैं, और जो ऑयली पदार्थों से लगी हुई आग होती है उन्हें हम ऑयल फायर कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो आपके क्या कहते हैं मेटल्स लगती हुई आग होती है, जो इलेक्ट्रिक की शॉर्ट सर्किट से लगी हुई आग होती है, उनको जो है हम दूसरी प्रकार जो है अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो विभिन्न पदार्थों से लगी हुई आग को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। ठीक है, तो जो लकड़ी से लगी हुई आग होती है, कपड़े से लगी हुई आग होती है, कागज़ से लगी हुई आग होती है, इन सभी आग को हम क्लास ए में रखते हैं। जो आपके तेलीय पदार्थों से लगी हुई आग होती है उन्हें क्लास बी में रखते हैं। ठीक है, जो गैस से लगी हुई आग होती है उन्हें क्लास सी में रखते हैं, और जो आग मेटल या इलेक्ट्रिक की शॉर्ट सर्किट से लगती है उसे हम क्लास डी में रखते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, घरेलू फायर एक्सटिंग्विशर में क्या पाया जाता है। तो याद रखिएगा जो हम घरों में फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें ड्राई केमिकल होता है। ठीक है, यानी कि सूखा पाउडर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह किसी भी आपका जो है किसी भी प्रकार की आग को बुझाने के लिए इफेक्टिव होता है, यानी कि किसी भी प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर सकते हैं जो आपके घरों में उपयोग किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, किसी विशिष्ट दिशा या फार्म में पानी को स्प्रे करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा किसी भी आपको स्पेसिफिक दिशा में, ठीक है, किसी पार्टिकुलर जगह पे आपको पानी का स्प्रे करना हो तो उसके लिए हम स्प्रिंकलर का प्रयोग करते हैं। इसे हम स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इस सिस्टम का मतलब उसमें कई सारे उसमें आपके चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, पानी को सप्लाई करने के लिए। तो ये याद रखिएगा कि किसी विशिष्ट दिशा या फार्म में पानी को स्प्रे करने के लिए
जो है स्प्रिंकलर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। यह मुख्यतः जो आपकी ऑयल इंडस्ट्री होती है वहाँ पे सेफ्टी का मुख्य ध्यान रखा जाता है। तो जैसे कि वहाँ पे जो ऑयल के टैंक होते हैं वहाँ पे स्प्रिंकलर लगे होते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो टाइम टू टाइम उनको कूलिंग की टैंक को कूल किया जा सके, ठीक है, उनको जो है नहीं अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वहाँ पे आग लगने का खतरा रहता है। तो इस वजह से भी या किसी प्रकार की कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो हम वहाँ पे आग को कंट्रोल कर सकें। इस वजह से है जो जो अधिकतर जो ऑयल इंडस्ट्री होती है वहाँ पे स्प्रिंकलर्स जो है प्रयोग किए जाते हैं। वैसे भी इंडस्ट्रीज में भी इनका प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, सूचनात्मक चिन्ह का आकार कैसा होता है? तो याद रखिएगा सूचनात्मक चिन्ह का जो आकार होता है ये स्क्वायर टाइप होता है, ठीक है। और भी अलग अलग प्रकार के चिन्ह होते हैं, जैसे कि आपका इन्फॉर्मेशन चिन्ह होता है, सॉरी इन्फॉर्मेशन चिन्ह को तो हम क्या कहते हैं, सूचनात्मक चिन्ह होता है कहते हैं, और इसका आकार जो होता है स्क्वायर होता है। अब जब भी आपसे पूछ जाए चेतावनी चिन्ह, तो चेतावनी चिन्ह का जो आकार होता है वो त्रिभुजाकार होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। इसके साथ ही आदेशात्मक चिन्ह होता है, निषेधात्मक चिन्ह होता है, इन सभी का जो आकार होता है वह गोलाकार होता है। तो ये जो चिन्ह होते हैं आपके सेफ्टी साइन, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सेफ्टी साइन का जो आकार होता है वो किस प्रकार का होता है, तो आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, CPR का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, मार्किंग की कितनी विधियाँ हैं? तो मार्किंग की 3 विधियाँ हैं, इसको आप याद रखिएगा। सेंट्रल लाइन मेथड, डेटम लाइन मेथड और टेम्पलेट। इन 3 विधियों के द्वारा हम किसी भी जॉब की मार्किंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मार्किंग क्यों की जाती है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि जॉब को कहाँ से और कितना काटना है, ये जानने के लिए हम मार्किंग करना किसी भी जॉब की ज़रूरत होती है। यानी कि जो मार्किंग से जो होती है वो पथ प्रदर्शक का कार्य करती है वर्कर का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, एंगल प्लेट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? तो एंगल प्लेट होते हैं आपके जॉब को सपोर्ट देने के लिए, और इसमें जो स्लॉट दिए जाते हैं ताकि आपको जॉब को जो है बोल्ट की मदद से उस जो एंगल प्लेट पे हम उसको क्लेम कर सकें, उसको पकड़ सकें, ठीक है। तो एंगल प्लेट पे स्लॉट क्यों देते हैं? ताकि बोल्ट को स्थान दिया जा सके, ठीक है, और बोल्ट की मदद से हम आपको जॉब को जो है पकड़ सकें। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, समान व्यास की 2 रस्सियों को आपस में जोड़ने के लिए किस गांठ का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा 2 समान व्यास के रस्सियों को आपस में जोड़ने के लिए हम ब्लाइंड गांठ का प्रयोग करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। रस्सियाँ जो है आपकी अलग अलग प्रकार की मटेरियल से बनाई जाती हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच वृत्त से टीथ, दंत का मतलब होता है टीथ, ठीक है, टीथ शीर्ष तक एक गियर दांत के त्रिज्या की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम अडेंडम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, गियर के आकार को किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो याद रखिएगा कि गियर का जो आकार होता है उसको जो है PCD यानी कि पिच सर्कल डायमीटर के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। गियर का प्रयोग हम पावर ट्रांसमिशन में करते हैं। इसके मदद से हम जो है किसी भी पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है या उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, एक प्रोसेस चार्ट किसको दर्शाता है? तो एक प्रोसेस जो चार्ट होता है वह कार्य क्रियाओं को अनुक्रम को दर्शाता है, यानी कि किसी भी जॉब को बनाने के लिए आपको कौन कौन सी स्टेप फॉलो करने हैं, ये सभी चीज़ें जो है आपके एक प्रोसेस चार्ट में मेंशन की हुई रहती है, यानी कि उसमें आपको लिख करके उसमें दिया गया रहता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, SWL का इस पर फुल फॉर्म पूछा गया है, यानी कि पूछा गया है कि SWL का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा SWL का अर्थ होता है सेफ वर्किंग लोड। यहाँ से आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसको आप याद रखेंगे कि SWL का फुल फॉर्म होता है सेफ वर्किंग लोड, ठीक है। यानी कि किसी भी मशीन की कार्य क्षमता कितनी है इससे ये पता चलता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई मशीन 10 टन उठा सकती है तो उस पर उसका लिखा होगा कि इसकी जो सेफ वर्किंग लोड है SLW है वह 10 टन तक है, यानी कि 5 टन तक है, या कुछ भी आपको जितनी उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से इस पर लिखा रहता है, ठीक है। तो ये अभी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, कह रहा है किस नट को आसानी से खोल सकते हैं? नट का मतलब होता है गांठ, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो बोलाइन नट जो होता है इसे हम आसानी से खोल सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, वायर रोप्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो वायर रोप्स जो होता है इसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है 130 से लेकर के 200 किलोग्राम प्रति मिलीमीटर स्क्वायर होती है,
तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, आज की ये रिवीजन वीडियो है, इस वजह से मैं किसी भी क्वेश्चन का डिटेल्स नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं डिटेल करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको मज़ा भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि केवल वीडियो को लास्ट तक कंसंट्रेशन के साथ में देखना है। आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ को एक बार में परफेक्ट शेप नहीं दे सकता, ये सबसे बड़ी ये क्या है, सच्चाई है। ठीक है, तो आपसे आप जो है विश्वास करके किसी भी चीज़ को फॉलो करें, किसी भी पैशन को आप फॉलो करें, किसी भी चैनल को आप फॉलो करें, तो उसमें आप समय दीजिए, 1 बार 2 बार, डेफिनेटली आप उसको जो आपको उस चीज़ें सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी अगर आप उसके ऊपर टाइम देंगे तो। ठीक है, तो कोई भी चीज़ टाइम आपको समय देना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप सोचते हैं कि हम जैसे कि हाई स्कूल इंटर पास करते हैं लड़के, उसके बाद से काम करना शुरू करते हैं, पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर उस प्रकार से आप भी सोचते हैं तो आप ये गलत सोचें आपकी। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें आसान हैं, लेकिन जो टफ चीज़ है वो सब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अपनी फैमिली की, तो आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा और डेफिनेटली संघर्ष अगर आप करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा आएगा। ठीक है, बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद समझदार हैं। चलिए वीडियो को आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्प्लैश लुब्रिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो याद रखिएगा, स्प्लैश लुब्रिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है वो रिंग लुब्रिकेटर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मशीन के स्लाइडवेज को किससे लुब्रिकेट किया जाता है? तो जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने अगर एग्जाम दिया होगा तो वहाँ से भी आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ही है। ठीक है, तो इसलिए ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद कर लेंगे, या इस क्वेश्चन को जो है कहीं इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, मतलब लिख लीजिएगा। और वीडियो को कंप्लीट होने के बाद जो वीडियो अपलोड हो जाएगी तो मैं आपको इसका PDF भी दे दूंगा ग्रुप में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं डेली वीडियो का जो PDF जो है अपडेट करता हूँ, वहाँ से आपको क्वेश्चन लिखने में आसानी होगी। ठीक है, वीडियो को आप PDF को आप डाउनलोड करके क्वेश्चन आसानी से आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मशीन के स्लाइडर्स को किससे लुब्रिकेट किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसे हम ऑयल कैन की मदद से हम लुब्रिकेट करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपका, लेथ मशीन के बेड वेज को कितने दिन बाद लुब्रिकेट करना चाहिए? तो जो लेथ मशीन का जो बेड वेज है, ये उसका कोई कंडीशन नहीं है कि हमें डेली करना चाहिए या 5 दिन के बाद करना चाहिए, 1 सप्ताह के बाद करना चाहिए, 15 दिन के बाद करना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जब भी आप उस पर कार्य करें तब उसको हमें लुब्रिकेंट जो है उसे हमें देना चाहिए। तो इसका मतलब इसका वही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, ऑन एवरी वर्किंग डे, यानी कि जब भी आप उस पर कार्य करें तब उससे हम लुब्रिकेंट लेथ मशीन के बेडवेज को जरूर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस तेल की विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होती है? तो जो फैटी ऑयल होता है, यानी कि जो मोटा तेल होता है, उसकी विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और विस्कोसिटी क्या होती है? तो विस्कोसिटी से या लुब्रिकेंट का वह गुण है जिससे ये पता चलता है कि उसके वह तेल कितना मोटा है। ठीक है, कितना गढ़ा है। ठीक है, गड्ढा का मतलब वो गड्ढा नहीं जो आप ज़मीन में खोदते हैं। ठीक है, गढ़ापन का मतलब यहाँ पे इसका मतलब गढ़ापन से है। ठीक है, तो जी कोई तेल जितना फैटी होगा, जितना मोटा होगा, उतनी उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। लुब्रिकेंट से संबंधित कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो जैसे कि लुब्रिकेंट का पोर पॉइंट, तो ये पूछ सकते हैं आपसे। तो याद रखिएगा कि लुब्रिकेंट का पोर पॉइंट वह होता है जिससे ये पता चलता है कि लुब्रिकेंट के बहने का गुण कितना है, यानी कि लुब्रिकेंट के पोर पॉइंट से उसके बहने का प्रॉपर्टीज़ के बारे में, गुण के बारे में पता चलता है। ठीक है, और लुब्रिकेंट का फ्लैश पॉइंट इसमें होता है कि लुब्रिकेंट से उसमें लुब्रिकेंट में आग नहीं पकड़ती, लेकिन उसमें धुआं निकलता है। और लुब्रिकेंट का फायर पॉइंट होता है जिसमें आपके लुब्रिकेंट में आग पकड़ ले, वो लुब्रिकेंट का फायर पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटनिंग की अंतिम प्रक्रिया क्या है? तो याद रखिए, इलेक्ट्रोप्लेटनिंग की जो अंतिम प्रक्रिया है वो रेंजनिंग है। ठीक है, रेंजनिंग का मतलब है कि इसको खंगालना, इसे, ठीक है, उसको हम ये कहते हैं रेंजनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटनिंग की अंतिम प्रक्रिया क्या होती है? रेंजनिंग होती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, कौन सी कपलिंग साफ्ट स्टार्ट देती है? तो याद रखिएगा, जो फ्लूइड कपलिंग है, ठीक है, ये साफ्ट स्टार्ट देती है। ठीक है, और कपलिंग का प्रयोग हम 2 शाफ्ट को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, पाइप फिटिंग में पाइप के एक सिरे को बंद करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पाइप फिटिंग में पाइप के एक सिरे को बंद करने के लिए हम प्लग का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। क्वेश्चन है आपका कि किस फ्लक्स का प्रयोग सोल्डरिंग में किया जाता है? तो याद रखिएगा कि जिंक क्लोराइड का प्रयोग हम सोल्डरिंग में करते हैं। ठीक है, और सोल्डरिंग से आपका सेमी परमानेंट जॉइंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, कह रहा है कि किस फाउंडेशन बोल्ट को फोर्ज किया जाता है? ठीक है,
तो याद रखिएगा जो रैग बोल्ट होता है इसे हम फोर्ज करते हैं और उसमें जो आपके कंक्रीट या और भी जो मटेरियल होते हैं उसको डाल करके इसको हम क्या करते हैं, इसको मशीन की इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं। ठीक है, ये फाउंडेशन बोल्ट क्यों दिया जाता है, ताकि मशीन को जो ऑब्जर्वेशन जो आपकी वर्किंग करते समय उसका जो ऑब्जर्वेशन है वाइब्रेशन है उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि किस पदार्थ का प्रयोग कास्ट आयरन के पाइप को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लेड का प्रयोग कास्ट आयरन के पाइप को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, लेड का मतलब होता है शीशा, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, भारी फैब्रिकेशन के कार्यों के लिए किस रिवेट हेड का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे इसके लिए हम पेन हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं हेवी वर्क के लिए। ठीक है, और नॉर्मली कार्य की बात करें तो रिवेट के जो स्नैप हेड रिवेट है इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। ठीक है, रिवेट एक प्रकार का ये भी आपका परमानेंट जॉइंट ही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे रिवेट के द्वारा किस प्रकार का जॉइंट जो है प्रदान किया जाता है। तो याद रखिए परमानेंट जॉइंट प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, किस की का प्रयोग एक शाफ्ट के साथ एक पुली की कपलिंग के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जिब हेड की का प्रयोग एक शाफ्ट के साथ एक पुली का एक शाफ्ट को एक पुली के साथ कपलिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जिब हेड की। ठीक है, किस से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि कौन से वुडरफ की का आकार कैसा होता है। तो याद रखिएगा कि हाफ राउंड होता है, वुडरफ की का आकार हाफ राउंड होता है, यानी कि सेमी सर्कुलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, रेडियल लोड उठाने वाली बेयरिंग कौन सी है। तो जो रेडियल रोलर बेयरिंग होती है, ठीक है, ये आपकी रेडियल लोड लेने में सक्षम होती है, यानी कि रेडियल लोड को उठाने के लिए हम रोलर बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। रोलर बेयरिंग में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें रोलर बेयरिंग या नीडल बेयरिंग इनमें संपर्क किस प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा कि इनमें जो है संपर्क होता है वो आपका लीनियर कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, और अगर आपसे बाल बेयरिंग की बात करें तो बाल बेयरिंग में आपका पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर का 23rd नंबर क्वेश्चन है आपका, हाई स्पीड स्टील को कितने तापमान पर टेम्पर किया जाता है। तो याद रखिएगा हाई स्पीड स्टील को टेम्पर करने के लिए 550 से लेकर के 600 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। हाई स्टील के कंपोजिशन की बात करें तो टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम इसके मेन जो है आपके एलाइंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जिसमें टंगस्टन की मात्रा 18, क्रोमियम की मात्रा 4 और वेनेडियम की मात्रा 1% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन आपका, टूल स्टील के हार्डनिंग के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तो याद रखिएगा टूल स्टील के हार्डनिंग के लिए इंडक्शन हार्डनिंग प्रयोग की जाती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे इंडक्शन से संबंधित पूछा जाता है, यहाँ से इससे रिलेटेड है वो कि कौन सी सरफेस हार्डनिंग विधि के द्वारा स्केल फ्री सतह प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा इंडक्शन हार्डनिंग के द्वारा स्केल फ्री सतह प्राप्त होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, सॉलिड कार्बोनाइजिंग मटेरियल कौन सा है। तो याद रखिए लकड़ी का कोयला जो होता है ये आपका सॉलिड कार्बोनाइजिंग मटेरियल है। ठीक है, यानी कि जिसके जलने से कार्बन मिलता है तो लकड़ी का कोयला ही है, जिससे आपके जलेगा तो उसमें आपको क्या होगा, कार्बन निकलेगा अधिकतर मात्रा में। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सॉलिड कार्बोनाइजिंग मटेरियल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, कर हाई स्पीड स्टील के टूल के लिए हार्डनिंग तापमान कितना होना चाहिए। तो टेम्पर तो हम इसको करते हैं 550 से 600 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन हार्डनिंग की बात करें यानी कि हार्ड करने की बात करें तो इसके लिए इसे 1250 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है, यानी कि 1250 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है हाई स्पीड स्टील के टूल को हार्ड करने के लिए। ठीक है, और हाई स्पीड स्टील टूल का प्रयोग किया जाता है अधिकतर कटिंग टूल्स को बनाने के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, गेज किस धातु के बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा गेज जो है आपके एलॉय स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज की इसी वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, सही सेंटर हाइट पर लेथ टूल को सेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा इसके लिए हम सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आज की इस वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीखने को मिले होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है पुनः एक बार कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको हम DRDO से संबंधित बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको लोगों के साथ में शेयर करने वाला है। तो यह वीडियो यह चैनल जो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आने वाले समय में। तो आपसे रिक्वेस्ट है पुनः कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।